हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओल्ड पीडीएफ नोट्स चैनल में। आज की सीरीज़ की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दी गई हैं जहां से आप अच्छे अच्छे नोट्स वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 391 नंबर, यानी इससे पहले हमने 390 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज 391 से लेकर के और 400 तक कंप्लीट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन है वो चलाया था। ए शेख नूरुद्दीन, बी विठोवा, सी रामानंद और डी चैतन्य महाप्रभु। तो इसका आंसर है वो रहेगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी शेख नूरुद्दीन थे, उन्होंने ऋषि आंदोलन है वो चलाया था। शेख नूरुद्दीन है, उनके उपनाम है शेख नूर उद दीन नूरानी, और यह एक कश्मीरी थे। अगले 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। ए वीर, बी यज्ञकर्ता, सी विद्वान और डी है श्रेष्ठ या कुलीन। यानी दोस्तों आर्य शब्द का अर्थ है वो रहेगा डी ऑप्शन, यानी श्रेष्ठ या कुलीन होते हैं। आर्य है वो उत्तरी भारत में श्रेष्ठ व कुलीन थे, इसलिए इनका शाब्दिक अर्थ भी है वो यही निकलता है कि श्रेष्ठ या कुलीन। अगला 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। ए योद्धा, बी चांडाल, सी शूद्र और डी पुरोहित। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि शूद्र है वो आधुनिक और सामान्य अर्थ में लोक विधि के अनुसार है वो सनातन धर्म के चौथे वर्णों में है वो इनको है वो चौथे जगह है रखा गया है शूद्र को। जो हमारे सनातन धर्म है उसमें 4 वर्णों में है वो चौथे नंबर पर शूद्र है। अगला क्वेश्चन रहेगा गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है। ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त और सी समुद्रगुप्त और डी है वो चंद्रगुप्त। तो बी ऑप्शन स्कंदगुप्त है और गुप्त है और सी है वो समुद्रगुप्त है। अगले क्वेश्चन जो इसका आंसर है वो रहेगा सी ऑप्शन, यानी समुद्रगुप्त है वो गुप्त काल के कविराज कहलाते हैं। अब समुद्रगुप्त है वो कौन थे, गुप्त वंश के चौथे राजा थे, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और उनके जो शासनकाल को है वो भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। इनका जन्म 335 ईस्वी में हुआ था। 335 ईस्वी में हुआ था। ये इनके बारे में डिटेल थी। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर की, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ए ऑप्शन है 1857, बी 1769 और सी है वो 1793 और डी है 1799। तो इसका आंसर है वो रहेगा डी ऑप्शन, यानी 1799 के अंतर टीपू सुल्तान है वो अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों आप टीपू सुल्तान को तो जानते ही होंगे, इनका जन्म है वो 20 नवंबर 1750 को हुआ था। यानी इनका जन्म है वो 20 नवंबर जो 1750 है उसमें इनका जन्म हुआ था। देवहली स्थान है वहाँ पर हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 4 मई 1799 के अंदर हुआ था। 4 मई को 1799 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो मृत्यु हुई थी रंगपट्टनम में, यानी इंडिया के अंदर हुई थी। और दुनिया का जो पहला मिसाइल मैन है वो भी टीपू सुल्तान ही कहलाता है। यह है वो मिसाइलें बनाते थे और लंदन में बताया जाता है कि साइंस म्यूजियम है जिसमें रॉकेट रखे हुए हैं। जो अंग्रेज है युद्ध के बाद है वो अपने साथ ले गए थे और उस म्यूजियम में है वो रॉकेट लगाए गए हैं। यानी टीपू सुल्तान है वो 18 वर्ष की उम्र में है वो अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध स्टार्ट कर दिया था। और 4 मई 1799 को है वो 38 साल की उम्र में इनकी मृत्यु कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो किस वर्ष है वो पारित किया था। ए 1741, 1941 और 1942 और सी है वो 1940 और डी है वो 1946। तो इसका आंसर है वो रहेगा बी ऑप्शन, यानी 1942 के अंदर है वो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो रखा गया था। 8 अगस्त 1942 से ये आंदोलन है वो प्रारंभ हो गया था और इसका लक्ष्य था भारत से है वो ब्रिटिश साम्राज्य को है वो समाप्त करना था। ये इनका लक्ष्य था, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन है वो स्टार्ट हो चुका था। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। यानी जो देवनागरी लिपि है उसको राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो ए ऑप्शन है 25 सितंबर 1949, बी 23 सितंबर 1949 और सी 14 सितंबर 1949 और डी 21 सितंबर 1949। तो इसका आंसर है वो रहेगा सी ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 को है वो देवनागरी लिपि है उसे राष्ट्रलिपि के रूप में वो स्वीकार किया गया था। देवनागरी लिपि है वो भारतीय लिपि है और ये बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसकी पहचान है वो क्षैतिज रेखा से की जाती है, जिसे शिरो रेखा भी कहते हैं। यानी इनको शिरो रेखा भी कहते हैं। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है और क्षैतिज रेखा के कारण इसकी पहचान है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है वो क्या है। ए संक्षेप में गहरी बात करना और बी है छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना, सी है गगरी को सागर में डुबाना और डी है अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके
कहना। तो इसका आंसर है वो रहेगा ए ऑप्शन, यानी संक्षेप में गहरी बात को कहना गागर में सागर का मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसने ये विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? ए तिलक, बी एनी बेसेंट, सी महात्मा गांधी और डी है वो एम एन रॉय। तो इसका आंसर है वो रहेगा सी ऑप्शन, यानी महात्मा गांधी ने अपने विचार रखे थे, उसमें कहा था कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक है वो किसे कहा जाता है? ए मोहनलाल सुखाड़िया, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी है राजीव गांधी। तो इसका आंसर है वो रहेगा डी ऑप्शन, है राजीव गांधी को है वो पंचायती राज व्यवस्था का जनक है वो कहते हैं। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी स्थापना की बात करें तो सबसे पहले वो 2 अक्टूबर 1959 को है वो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में है स्टार्ट किया गया था। और जो प्रथम बार है वो हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा राजस्थान में नागौर जिले के बगदरी गांव में शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। और 1991 में संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत है वो 1993 में पंचायती राज संस्थान को मान्यता मिल चुकी थी। और अनुच्छेद 40 है उसके अनुसार राज्यों को पंचायत का गठन है वो निर्देश दिया गया था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हाँ, नोट्स है वो डाउनलोड करना ना